पॉलिसी रेट्स में बढ़ोतरी के बाद अब हर तरफ हम देख रहे हैं कि कर्ज जो है वो महंगे होने शुरू हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सभी बैंक्स जो हैं अब अपने MCLR से लेकर के रेपो लिंक्ड रेट्स को बढ़ा रहे हैं। वहीं FD में निवेश करने वाले राहत की सांस ले रहे हैं कि अब उन्हें ज्यादा ब्याज मिलेगा, लंबे समय तक वो भी एक स्टैग्नेंट ब्याज से जूझते रहे। लेकिन इन सब में आपको क्या करना चाहिए? अपने पोर्टफोलियो में आप कौन से वो बदलाव करें या फिर सब कुछ वैसे ही बने रहने दें? इस पर बात करते हैं। वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO हेमंत रुस्तगी, जाने माने पर्सनल फाइनेंस के सलाहकार भी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं मनी 9 में। थैंक यू हेमंत जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो हॉट सवाल यही है कि अब हम RBI का मूड बिल्कुल बदलते हुए देख रहे हैं। बहुत लंबे समय के ठहराव के बाद अब RBI जो है उसने इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन शुरू कर दिया है। इसका असर एक निवेश के पोर्टफोलियो पर क्या पड़ेगा? अभी आप क्या सलाह दे रहे हैं लोगों को? क्या इसमें बदलाव करने की जरूरत है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, हमने ऑलरेडी देखा है कि आरबीआई ने करीब 36 दिन में या करीब ऑलमोस्ट 90 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। और ये अभी शुरुआत है, क्योंकि उन्होंने जो इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट किया उन्होंने किया 6.7% पे, जो ऑब्वियसली उनके जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर है, क्योंकि उनका कंफर्ट जोन जो है वो 4% पे प्लस और माइनस 2%। तो आगे जाके हम और 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट या 0.75% या 1% की और आगे जाके हम इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी देखेंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि आरबीआई के पास और कोई चारा नहीं है, एटलीस्ट वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कुछ हद तक वो कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। इसका असर, जैसे आपने अभी बात की पहले, ऑब्वियसली लोन्स की EMI पे भी होता है और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे भी होता है, और तरह अलग अलग तरीके से होता है। देखिए, 2 या 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करते हो। एक तरफ तो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, ओके, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उनकी FD के रेट्स भी, जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी कुछ बैंकों ने अनाउंस किए हैं और आगे जाके शायद कुछ और भी बढ़ेंगे यहाँ से। तो अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा बेटर इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हमने काफी इंटरेस्ट रेट को गिरते हुए देखा है पहले। लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि आपकी भी लड़ाई इन्फ्लेशन से है। चाहे आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, लेकिन एक तरफ तो आपको इन्फ्लेशन से जूझना ही है कहीं ना कहीं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ इससे खुश नहीं होना है कि आपकी FD में जो इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं आपको। दूसरे, अगर आप मान लीजिए मार्केट लिंक प्रोडक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे म्यूचुअल फंड में, अगर आप डेट में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे क्या होता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच में। यानी क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो होते हैं उनकी डिमांड कम होती है, क्योंकि नए बॉन्ड जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देते हैं। तो जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स जिनकी डिमांड कम होती है तो उनका प्राइस गिरने लगता है, तो उसका सीधा सीधा असर आपकी NAV पे होता है। यानी कि जो लॉन्गर ड्यूरेशन के जो फंड्स हैं या मीडियम ड्यूरेशन के जो फंड्स हैं, वहां पे NAV नीचे गिरती है, आपका रिटर्न में फर्क पड़ना शुरू करता है। लेकिन साथ ही कुछ और ऑप्शन उभर के आती हैं, जैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान या फिक्स्ड टर्म जो मैच्योरिटी जो स्कीम्स है ओपन एंडेड वाली, वो आपके सामने आती है, जहां पे आप इंटरेस्ट रेट को लॉक कर सकते हो। फिर तीसरी तरफ आती है इक्विटी के ऑप्शन जो है। इक्विटी मार्केट में भी ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो नेगेटिव होता है, क्योंकि कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, मार्जिन्स कम होते हैं, तो ऑब्वियसली उसका सीधा सीधा असर शेयर प्राइसेस पे आता है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है उस समय पे मार्केट में गिरावट होती है। फिर इन्फ्लेशन जब पीक कर जाता है, उसके बाद से जब इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आता है तो वो समय फिर से इक्विटी मार्केट के लिए सही होता है। तो आप बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट का, चाहे आपके लोन्स हो या आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हो, उन दोनों पे फर्क पड़ता है। लेकिन जो इम्पैक्ट आता है वो अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन आपका पोर्टफोलियो किस तरह का है। तो अभी आप क्या करने की सलाह देते हैं? क्या आपको अपने प्लान को बदलना चाहिए, रीलुक और रिव्यू करने का ये क्या सही समय होगा हेमंत जी, या थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? अभी पोर्टफोलियो को रिव्यू करें क्या हम और कुछ उसमें बदलाव करें, निवेश को कहीं बढ़ाएं, कहीं से हटाएं, कहाँ से हटाएं और कहाँ बढ़ाएं? नहीं, आई थिंक जहां तक रिव्यू का सवाल है, देखिए रिव्यू तो एक कांस्टेंट एक प्रोसेस है। ये इवेंट बेस्ड जो होते हैं स्ट्रेटजीज, वहां पे थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर मैं शुरुआत करता हूँ, जैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मान लीजिए मेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है मेरे रिटायरमेंट के लिए या मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो देखिए मेरा टाइम होराइजन 15, 20, 25 साल हो सकता है। अब उसमें बहुत सारे इवेंट होंगे, उसमें RBI की क्रेडिट पॉलिसी है, इलेक्शंस हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। तो हर समय पे मैं अपने स्ट्रेटजी को रिव्यू नहीं कर सकता हूँ, और ना ही मुझे उसमें घबराने की जरूरत है, क्योंकि ये एक प्रूवन फैक्ट है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज इश्यूज ओवर ए लॉन्गर टर्म इक्विटी से आपको बेहतर रिटर्न मिलता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम इन्फ्लेशन की भी बात करें प्रियंका, तो इसका दूसरा साइड क्या है? दूसरा साइड ये है कि जब मनी सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी अच्छा कर रही है, लोगों की इनकम ज्यादा है, राइट? तो कहीं ना कहीं मार्केट को वो भी तो चाहिए। तो शुरुआत में इम्पैक्ट कुछ नेगेटिव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जितने भी इवेंट्स हैं, आई थिंक उनका जो इम्पैक्ट है वो इवन आउट हो जाता है। दूसरा, अगर मेरी रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म में है, जैसे अगर हम डेट की बात करें, तो वो जनरली मेरी जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, वहां पे मुझे पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? जैसे मैंने कहा, इनवर्स रिलेशनशिप है बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच में। तो आपको क्या करना है? जो लॉन्गर ड्यूरेशन के जो फंड्स हैं, 6 7 8 साल मैच्योरिटी वाले, वहां पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगर और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो फिर और आपकी रिटर्न नीचे आएगी। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा बदलाव कैसे करना है? जैसे मैंने आप बात की कि जैसे टारगेट मैच्योरिटी फंड्स होते हैं, ओके। ये इंडेक्स फंड भी हो सकते हैं, ईटीएफ भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि फंड मैनेजर 4 या 5 साल की सिक्योरिटी में पैसा लॉक करेंगे। हालांकि ये ओपन एंडेड फंड है, आप चाहें तो कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक प्रेडिक्टेबल यील्ड आपको मिलेगी। तो ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं। जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा और बढ़ जाए आगे जाके, तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, अगर आप बहुत श्योर है आपके टाइम होराइजन के लिए, वो अच्छी है। और अगर आपको मान लीजिए शॉर्ट टर्म में अगर अभी पैसा लगाना है, तो जैसे अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हो गए, उनको लगा सकते हैं। अगर आपका समय मान लीजिए 2 साल का है, तो कॉर्पोरेट जो पीएसयू बॉन्ड फंड्स है, उनमें आप पैसा लगा सकते हो। आई थिंक अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट जो है या इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है, वो कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद वो जैसा मैंने कहा इवन आउट हो जाता है। तो वहां पे आपको बदलाव करने की जरूरत डेफिनेटली होगी। बट एफडी की जैसे हमने पहले बात की, ये जो एफडी के जो निवेशक हैं उनके लिए इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि आपको भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट को झेलना है। लॉन्ग टर्म में शायद कहीं ना कहीं आपको एफडी से आगे बढ़ के देखने की जरूरत है, ताकि आप इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में बीट कर सकें। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट अब कई लोगों का ये पसंदीदा निवेश रहता है, और जब इस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे तो और ज़्यादा ये अट्रैक्ट करेगा लोगों को। लेकिन एक और चीज़ हेमंत जी जो हमें नज़र आ रही है वो ये कि बैंक धड़ल्ले से एकदम एफडी के रेट्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बैंक्स तभी एफडी पर आपको ज़्यादा रेट देंगे जब उनको उस पैसे की ज़रूरत होगी, उनको जब लिक्विडिटी की, तो वो बैंक के अपने फाइनेंशियल स्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा। ऐसे में अगर कोई एफडी में निवेश करना चाहता है कि उसे लग रहा है मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो आप उन्हें क्या सलाह देते हैं? कितनी अवधि के फिक्स डिपॉजिट को चुनना सही होगा ऐसे समय में जब हम इंटरेस्ट रेट में बदलाव देख रहे हैं? जी, पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एफडी के रेट जो है समय के बाद आगे जाके बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप ईएमआई देखेंगे या जो लोन पे जो चेंजेस होते हैं वो इमीडिएट हो जाते हैं। इमीडिएटली लेटर्स आने लगे बैंक से कि आपका जो है वो लोन वो रीसेट हो रहा है आपके। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमेशा ये देखा गया है कि जब फिक्स डिपॉजिट की जहां तक बात होती है तो हमेशा टाइम लैग होता है उसके अंदर। तो मेरा ये मानना है कि जैसे हमने कहा पहले भी बात की कि अभी आगे जाके इंटरेस्ट रेट अभी और बढ़ने वाले हैं, तो अगर आपको स्लाइटली लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर फिक्स डिपॉजिट करना है, तो मुझे लगता है कि आप फिलहाल कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म की एफडी या तो 3 महीने या तो 6 महीने में लगा लीजिए। उसके बाद आपको मौका मिल सकता है यहाँ से कि थोड़ा और आपको इंटरेस्ट रेट बेहतर मिले, तब जाके अगर आप चाहते ही हैं कि आपको एफडी में डालना है, तो फिर आप उस समय पे उसको लॉक कीजिए। जस्ट बिकॉज 90 बेसिस पॉइंट का हाइक हमने ऑलरेडी देखा है, तो ये मत समझिए कि ये यहाँ पे खत्म होने वाला है, इसके आगे भी रेट बढ़ेगा। तो मुझे लगता है शायद आपको मौका मिलेगा आगे जाके बेहतर रेट मिलने का। और जैसा हमने बात भी की है कि टाइम लैग होता है, तो थोड़ा और समय लगेगा जहाँ पे आपको बेटर रिटर्न मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर लॉन्गर ड्यूरेशन की एफडी करनी है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके ट्रांसमिशन में थोड़ा वक्त लगेगा, और हम आरबीआई की तरफ से और भी रेट हाइक्स अभी देखने वाले हैं। तो शॉर्ट टर्म एफडीज में अगर आप एफडी में ही इंटरेस्ट रखते हैं तो वहाँ पर आप शॉर्ट टर्म एफडी जो है वो चुनें। अच्छा हेमंत जी, स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में 2 साल से 10-10 हज़ार की एसआईपी चल रही है, जो अभी नेगेटिव रिटर्न दिखा रही है, और इन्हें क्या लोग अब सोच रहे हैं इन्हें क्या बंद करा लें अगर नेगेटिव रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड में दिख रहा है? तो क्या सलाह देंगे आप? नहीं यार, देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो डिसिप्लिन अप्रोच को फॉलो करते हैं, 2 चीजें होंगी। एक तो आपके सेविंग में डिसिप्लिन आता है, क्योंकि आप सेव करेंगे तभी इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, आप जब रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, एक फिक्स डेट पे इन्वेस्ट करते हो, एक फिक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी तो उसका फायदा आपको लॉन्ग रन में होता है। क्योंकि वही समय है, अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे आएगी। जनरली हमने देखा है कि मार्केट जब गिरती है तो इन्वेस्टर थोड़ा घबराते हैं इन्वेस्ट करने से, बट आप क्योंकि कमिटेड है एसआईपी के द्वारा, तो आप इस गिरावट में भी इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है आपकी रिटर्न नेगेटिव हो, क्योंकि मार्केट जो है गिरा है और अभी भी थोड़ा
वॉलेटाइल ही चल रहा है तो आपको लगेगा कि मेरी एनएवी नीचे जा रही है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप नीचे लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अब जब जाके मार्केट जब सुधरेगा तो आपको उसका काफी फायदा मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आपकी एलोकेशन है मिड और स्मॉल में, जैसा हम जानते हैं स्पेशली स्मॉल कैप जो है वो रिस्कीस्ट सेगमेंट है मार्केट का, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल भी है, तो उसमें वॉलेटिलिटी आपको जो नॉर्मल सेंसेक्स या निफ्टी जैसे इंडेक्स है उससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी एक इश्यू होती है। तो अगर आपने फंड का चुनाव सही किया है, आपकी एलोकेशन सही है आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, तो मुझे लगता है जितना वॉलेटाइल के मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही फायदा आपको एवरेज का आगे जाके होगा। मुझे आपने इसका जिक्र पहले भी किया है, लेकिन हम मैं पूछना चाहूँगी कि हम बॉन्ड्स को देख रहे हैं, उसमें अभी रिटर्न जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर मिल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है अगर कोई बॉन्ड मार्केट में निवेश करना चाहता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं? बॉन्ड में निवेश में क्या ज़्यादा रिटर्न मिलने के अब ज़्यादा चांसेस इस समय नज़र आ रहे हैं? हाँ देखिए, डेफिनेटली ये एक ऑप्शन है कि आप उसको आप कंसीडर कर सकते हो, और जैसा मैंने फिर से कहा कि कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना है कि आप कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न मिल सकता है आपको, बट क्या वो आपको जो पोर्टफोलियो कंपोजिशन है आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न, पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाने में मदद करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपकी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा होनी ही चाहिए, नहीं तो आपका पैसा जो है, मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ नंबर्स में बढ़ेगा, वैल्यू में नहीं बढ़ेगा। तो डेफिनेटली एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है, प्रोवाइडेड आपका रिस्क प्रोफाइल ऐसा है कि आपको बिल्कुल सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये देखने की जरूरत है, और ये जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो ये अच्छा मौका होता है अपने रिस्क को थोड़ा सा रीडिफाइन करने। ठीक है, तो अभी एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, उसमें आप क्या क्या देख रहे हैं जो आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से कितना एक्सपोजर कहाँ होना चाहिए? एक अगर मैं आपसे पूछूं, आप किसी को सलाह देना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, एक तो होता है कि आप थंब रूल फॉलो करते हैं आपकी एज के हिसाब से, बट वो क्या है हर एक को सूटेबल नहीं होता है। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए, अपने टाइम होराइजन को देखिए, और कभी भी मार्केट मूड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कभी मत कीजिए, क्योंकि आपको अपनी सूटेबिलिटी देखनी है कि अगर आपको इक्विटी में जाना है, आपके पास समय है तो आप इक्विटी में जाइए। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर 10-15 साल का टाइम होराइजन है, इतने सारे इवेंट होंगे, अगर आप इवेंट को देखेंगे तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए, अपने टाइम होराइजन को देखिए, वो आपको मदद करेगा एसेट एलोकेशन डिसाइड करने में। कि अगर लॉन्गर ड्यूरेशन का पैसा है तो इक्विटी में जाएगा, मीडियम ड्यूरेशन का है तो हाइब्रिड में, इक्विटी और डेट के मिक्स में, और अगर शॉर्ट टर्म में है तो फिर आप डेट में जाएंगे और वहां भी उन ऑप्शंस में जाएंगे जहां पे रिटर्न आपको टैक्स एफिशिएंट मिलता है। तो सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट पे फोकस कीजिए, मार्केट पे ध्यान रखिए, लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से या इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से पोर्टफोलियो में बार बार बदलाव करने की जरूरत नहीं। तो हेमंत जी, कौन सा वो होगा जो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न देगा, टैक्स को भी बीट करेगा और महंगाई को भी बीट करेगा? वो कौन सा निवेश है आपकी निगाह में? देखिए, सबसे जो बेटर एसेट क्लास है इसमें जिसमें पोटेंशियल है वो है इक्विटी। लेकिन हम सभी में शायद उतना हमारी रिस्क हमें अलाउ नहीं करती है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हम बहुत ज्यादा पैसा इक्विटी में लगाए, लेकिन कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने कहा, टैक्स एफिशिएंट रिटर्न होने चाहिए। जैसे अगर मैं कंपैरिजन करूं यहाँ पे, अगर आप किसी डेट फंड में पैसा लगाते हो या किसी फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हो, तो फिक्स डिपॉजिट में जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसके ऊपर आपको अपने मार्जिनल टैक्सेशन रेट पे टैक्स देना पड़ेगा। जबकि वही पैसा अगर आप 3 साल म्यूचुअल फंड में रखते हो तो वहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन भी अगर मान लीजिए 6% है, उससे ज्यादा है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर उसके बाद भी आपको डिफरेंस मिलता है तो सिर्फ 20% टैक्स देना। तो कहीं ना टैक्स एफिशिएंट रिटर्न को देखने की जरूरत है ओवरऑल, अगर आप चाहते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकें।